नेट का पेपर 2, इसमें हम छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचना है वो है आंसू, काव्य रचना आंसू। ये जो आंसू कविता है ये लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। इसका प्रकाशन जो हुआ था 1925 में हुआ था। 1925 में जयशंकर प्रसाद ने काव्य रचना की थी आंसू। ठीक है, अब इसके विषय में कुछ पढ़ते हैं। विषय आंसू के विषय में, यह एक श्रेष्ठ विरह एवं गीति काव्य है। विरह क्या होता है? जब दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं, किसी वजह से दो प्रेमी बिछड़ गए हैं तो जो उन्हें फील होता है वो विरह वेदना होती है। और ये जो आंसू कविता जो उन्होंने लिखी है अपने प्रेमी से बिछड़ने के बाद लिखी है, जो कि एक गीति काव्य जिसे गाकर सुना सकते हैं हम, जिसको जो कविता गाने के योग्य होती है वो गीति काव्य कहलाती है। ठीक है, तो ये अपने प्रेमी के विरह में लिखी गई एक गीति काव्य है आंसू, जिसका मूल स्वर प्रेमानुभूति एवं दुख का स्वर है। इसके अंदर जो मेन है वो प्रेम अनुभूति मतलब उसको अपने प्रेम की अनुभूति हो रही है, फील हो रहा है। ठीक है, और उसमें उसका स्वर जो है दुख से भरा हुआ है, क्योंकि उसका प्रेमी उसके पास नहीं है। उसने अपने प्रेमी के बिछड़ जाने के बाद ये कविता लिखी है, तो इसमें दुख का स्वर है। किंतु दूसरे संस्करण में इसके 2 संस्करण आए थे, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण में 126 छंद हैं और दूसरे संस्करण में 190 छंद हैं। ठीक है, तो प्रथम संस्करण जो है उसके अंदर जहां दुख का स्वर दिखाई देता है, वहीं इसके दूसरे संस्करण में, दूसरे पार्ट में आशा विश्वास के स्वर भी दिखाई पड़ते हैं। मतलब वो उस प्रेम के सहारे जिंदा रहने की कोशिश भी करता है, उसकी अच्छी यादों के सहारे जीने की कोशिश भी करता है। तो उसमें आशा के स्वर भी नजर आते हैं, आशा और विश्वास भी नजर आता है उसके दूसरे संस्करण के अंदर। ठीक है, तो इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। मेघदूत कविता है जो कि कालिदास ने लिखी थी, वो भी इसी प्रकार की अपने प्रेमी से दूर होने पर लिखी गई थी, लेकिन वो जो कविता थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, मेघदूत। तो जो आंसू कविता है उसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, मतलब उससे कंपैरिजन किया गया मेघदूत से। जैसे संस्कृत में मेघदूत है कालिदास की, वैसे ही इन हिंदी में जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता है। ओके, अब इसमें इस कविता के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना है? मतलब काफी कवियों ने इसकी आलोचना वगैरह की है, इसके बारे में बताया है। तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं आंसू के बारे में, वो देखते हैं। आचार्य शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल उनका पूरा नाम है। आंसू वास्तव में तो श्रृंगारी विप्लंब के, जिसमें अतीत के संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रहकर झलक मारती है, पर जहां प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहां हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने लगती है, वहां वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। तो शुक्ल के अनुसार ये जो कविता है एक ये श्रृंगारी विप्रलंब है। ठीक है, मतलब अपने प्रेमी के लिए लिखी गई है, जिसमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां, मतलब पास्ट में जब वो प्रेमी के साथ था अपने, तो उसे जो सुख की अनुभूतियां हुई, जो अच्छी यादें हैं, उनकी झलक उसके मन में आती है। जहां प्रेमी की मादकता की बेसुधी, मतलब जब वो प्रेमी अपने प्रेमी के साथ था तो उसके नशे में वो इतनी अच्छी यादें थी कि वो उसके नशे में बेसुध था, उसे कुछ और याद नहीं था। नीचे से ऊपर आते हैं, ठीक है, और संज्ञा की दशा, संज्ञा मतलब अपने आप को जीवित पाते हैं, जब वो यादें आती हैं तो अपने आप को जीवित पाते हैं वो। ठीक है, जहां हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने चलती है, वहां वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। तो ये जो कविता है एक अज्ञात प्रियतम के लिए उसके आंसू निकल पड़ते हैं, जो कि अब उसके पास नहीं है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है। कौन? जयशंकर प्रसाद, जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया है। मतलब क्वेश्चन उसने बोला, क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि उनकी पहली रचना काव्य रचना कौन सी है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया, तो वो है आंसू। जयशंकर प्रसाद की जो सबसे पहली काव्य रचना है वो आंसू है, जिसने काफी लोगों को आकर्षित किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, इस कविता में प्रेम वेदना मतलब प्रेम में तड़पते हुए उसकी जो दिव्य अनुभूति होती है, वो विश्व के उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों को अपनाने की उसकी अपार शक्ति का, और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। इस कविता के जरिए वो ये कह रहा है कि उसे सुख और दुख दोनों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है इस कविता के जरिए। मतलब जहां वो अपने प्रेमी के दुख में खोया हुआ है, वहीं दूसरे संस्करण में उसको आशा है, मतलब उस सुख भरे पल जो यादें हैं उसके सहारे जीने की आशा भी रखता है। ठीक है, तो वही है कि उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। सौंदर्य मतलब उसकी सुंदरता, उस कविता की
अच्छे पलों की सुंदरता जो है वो, और मंगल आगे, और सही हो, अच्छा हो, ये चीज़ भी इस कविता के अंदर है। ऐसा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू के बारे में। ठीक है। इसके बाद शुक्ल जी एक बात और कहते हैं कि नियतिवाद और दुखवाद का विषण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इसके अंदर नियतिवाद, नियतिवाद क्या होता है? भाग्य, नियति होती है भाग्य, भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। कल वो साथ थे, आज वो साथ नहीं है, तो ये नियतिवाद है, उसकी नियति है, उसकी किस्मत है। और दुखवाद, अब वो जब अपने बिछड़ गया अपने प्रेमी से, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा तो उसमें बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उसमें नियतिवाद और दुखवाद दोनों के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। इस चेतना को दूर हटाकर, मतलब इस चेतना को, इस सच से दूर होकर मद तंद्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आवाहन रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। रहस्यवाद के अंदर क्या होता है? सच्चाई से हटकर हम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है। असंज्ञा की दशा मतलब बेहोशी की हालत में, मतलब अपने दिमाग से काम नहीं करते। तो ये रहस्यवाद की स्वीकृति, रहस्यवाद में इसी प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कमायनी तक हुआ है। आंसू और कमायनी दोनों जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं। ठीक है। तो उन्होंने चाहे आंसू कविता लिखी चाहे कमायनी लिखी, तो उन्होंने रहस्यवाद की पीढ़ी को ही अपनाया है। मतलब उन्होंने सच से हटकर स्वप्न की दुनिया को अपनाया है। ठीक है। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता के बारे में। अब बच्चन सिंह, वो तो शुक्ल जी के पॉइंट ऑफ व्यू थे। अब बच्चन सिंह क्या कहते हैं उसकी कविता के बारे में? बच्चन सिंह कहते, खेद है कि हिंदी के आलोचकों ने आंसू में सर्वत्र प्रेम का उच्च धरातल, सूफियों का सा प्रेम, गांधीर्य, अद्भुत कला, सौंदर्य देखा। मतलब बच्चन सिंह कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंसू कविता को एक अच्छे प्रेम का एग्जाम्पल माना है। उसमें सूफियों का सा प्रेम है, वो गंभीर कविता है, एक अद्भुत कला है और उसके अंदर सौंदर्य है। ये काफ़ी लोग मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये दुख की बात है कि उनको ये चीज़ें पता नहीं कहाँ से नज़र आ गई। तो बच्चन सिंह के अकॉर्डिंग ये इतनी भी अच्छी कविता नहीं है कि इसमें जहाँ सर्वतम मतलब प्रेम का अच्छा एग्जाम्पल हो या सूफियों का सा प्रेम हो, गांधीर्य नहीं है इसके अंदर, अद्भुत कला भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू बच्चन सिंह। ठीक है। वो कहते हैं उनको इस बात का खेद है कि लोगों को इसमें वो सारी चीज़ें दिखाई दी। वस्तुतः उनके अकॉर्डिंग वस्तुतः जो है आंसू काव्य का सृजन उस तरह की आलोचना का लेखन एक ही बिंदु से होता है, कैशोर भावना की बिंदु से। कैशोर भावना मतलब जब इंसान किशोर अवस्था में होता है, जब नया नया जवान हुआ होता है, बच्चे से बड़ा हुआ होता है। ठीक है। एक बीच की ये जाती है जब उसका दिमाग चलता है। ठीक है। मतलब कुछ भी सोचता है, अपने सपनों को ही सच मानने लगता है। तो ये उसी अवस्था में लिखी गई कविता है। ठीक है। उसी चीज़ को शो करती है, इसमें कोई गांधीर्य नहीं है। ठीक है। यदि कैसे पर ध्यान दिया जाता तो कैशोर भावना अपने आप परिलक्षित हो जाती। अगर इस कविता को ध्यान से पढ़ें और देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए तो समझ आ जाएगा कि ये बचपने में लिखी कविता है। कैशोर भावना इसमें अपने आप ही नजर आ जाएगी। ठीक है। कहता हाहाकार, स्वरों में वेदना का गरजना, वेदना मतलब दुख का उमड़ना, मानस, सागर के तट पर लोल लहरों की घातों का कुछ कलकल ध्वनि में कहना, सागर की लहरें कुछ कहना चाह रही हैं। प्रतिध्वनि का टकराना, प्रतिध्वनि मतलब जो आवाज़ टकराकर वापस आती है। बिलखना और पागलों की तरह फेरी देना, ये एक किशोर अवस्था की कच्चाई है। एक किशोर अवस्था में ही व्यक्ति के मन में ऐसी बातें आ सकती हैं, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है। एक किशोर अवस्था में ही वो ऐसा सोच सकते हैं। जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो वो इन सब चीज़ों से परे हो जाता है, लगता है उससे सब बेकार की बातें हैं। जब वो किशोर अवस्था में है तभी वो ऐसी बातों पर ध्यान देता है और ऐसी बातें उसे अच्छी लगती है। तो इसमें इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि इस कविता के अंदर किशोर की कच्चाई है, मतलब कुछ बचपना है इसके अंदर। तो ये बच्चन सिंह का सोचना है। ठीक है। अब राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? आंसू सामान्यतः मुक्तकों का संकलन माना जाता है। मुक्तक क्या होते हैं? जो एक ही छंद सबसे अलग होता है, मतलब पूरी कविता रिलेट नहीं है। अगर मैं उसमें एक पैरा पढ़ूंगा तो उसका अपना अलग ही मतलब निकलेगा। दैट इज मुक्तक, मतलब जो अपने आप में कंप्लीट होता है वो होता है मुक्तक। मतलब 4 लाइनें लिखी है, मतलब कविता है, इसने बोला 190 छंद की कविता है। ठीक है। उसमें हर छंद का अलग मतलब है। ठीक है। हर छंद जो है मुक्त छंद है, इसीलिए जैसे इसके अंदर पूरे 190 छंद नहीं एक्सप्लेन किए गए, 126 पूरे 190 छंद नहीं एक्सप्लेन किए गए। ठीक है। कुछ एक्सप्लेन किए गए, तो इसका मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है। कई बार क्या होता है, एक कविता अगर बीच में से 2 लाइनें हटा दी जाए उसका मतलब चेंज हो जाता है, तो वो प्रबंध काव्य होता है। ठीक है।
मुक्तक क्या होता है? जहाँ हर लाइन का अपना एक मीनिंग होता है, अगर उसको हटा भी दे तो कविता पे फर्क नहीं पड़ता। तो चतुर्वेदी के अनुसार ये जो आंसू कविता है ये मुक्तकों का संकलन है। कुमार विश्वास ने भी जब इसको गाया तो इसमें से कुछ ही छंदों को गाया उन्होंने, लेकिन वो कंप्लीट लगता है अपने आप में, क्योंकि ये मुक्तक है। ठीक है, और अपने पहले संस्करण में भी शायद कवि द्वारा इसी रूप में परिकल्पित था, मतलब वो मुक्तक के रूप में ही पहले संस्करण में भी था। पर 8 वर्ष बाद प्रकाशित दूसरे संस्करण में कवि ने इसके विधान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जब दूसरा संस्करण आया इसके 8 साल बाद, पहला जो आया था वो 1925 में आया था, दूसरा संस्करण आया 1933 में। ठीक है, जब इसमें 126 से 190 छंद हो गए, 126 से 190 छंद हो गए, और अब अपने वर्तमान रूप में वह एक प्रबंध गीति काव्य जैसा है। अब जब 190 छंद हो गए तो वो पूरा एक कंप्लीट प्रबंध काव्य बन जाता है। संध्या के परिदृश्य पर वह खुलता है। संध्या के परिदृश्य मतलब शाम के टाइम पर, ऐसा लगता है कि शाम के टाइम पर वो स्टार्ट हुआ है। फिर रात आती है और धीरे धीरे अधिकाधिक सघन और एकांत होती चली जाती है। मतलब शाम के टाइम पे वो शुरू हो रहा है एक तरह से, और उसके बाद धीरे धीरे रात होती जाती है और इतना घना अंधेरा हो जाता है कि वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसने अपने जीवन को एक्सप्लेन किया इसी तरीके से। जब वो जो उसकी प्रेमिका आई थी तो उसके जीवन में सुबह थी, प्रभात था, सुबह का सूर्य उगा। जब वो चली गई धीरे धीरे उसकी यादें उसको सताने लगी, शाम हुई, फिर रात हो गई, अब वो बिल्कुल उसकी यादों में डूब चुका है, एकदम अकेला हो चुका है। इसी के समांतर कवि की वेदना यात्रा है। तो वेदना मतलब उसके दर्द की यात्रा इसी के साथ साथ चलती जाती है वो पूरे काव्य के अंदर। मतलब इसमें जो 190 छंद है ना, इसके लास्ट के जो कुछ छंद हैं वो प्रबंध काव्य हैं, क्योंकि वो उनको रिलेट करके चल रहा है शाम से रात तक। ठीक है, तो जो दूसरा संस्करण वो 1933 में आया था, और पहला संस्करण जो आया था वो 1925 में आया था। ठीक है, अब इस कविता के बारे में कुछ पंक्तियां हैं, इसके कुछ छंदों को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। जैसे पहले स्टार्ट होती है, इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। कहता है इस करुणा कलित हृदय में, करुणा मतलब दर्द से भरा हुआ जो इसका हृदय है, विकल रागनी बजती मतलब दर्द भरी रागनी चल रही है उसके अंदर, जैसे दर्द भरे नगमे सुनते रहते हैं, तो उसके स्वरों में हाहाकार जैसी आवाज आ रही है। वेदना मतलब दर्द उसकी आवाज में छलक रहा है। इस पंक्तियों का मतलब है, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कलकल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत रीति बातें। मानस सागर के तट पर मतलब अपने मन का सागर, जो मन में जो उसके विचार चल रहे हैं वो सागर की तरफ विचार उमड़ रहे हैं, सागर की लहरों की तरफ विचार जो है वो उमड़ रहे हैं। उस लोल लहर की घाते मतलब बड़ी बड़ी लहरें उसको घात मतलब दर्द दे रही हैं, उसकी यादों की जो लहरें हैं उसे चुभ रही हैं। कलकल ध्वनि से कहती, जैसे सागर की लहरों में आवाज आती है उसी तरह से उसकी दर्द भरी आवाज उसके अंदर बीती बातें दर्द देती जा रही हैं उसे। ठीक है, विरह की जो बीती बातें हैं, यादें हैं, वो उसे दर्द दे रही हैं। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। कह रहा शून्य क्षितिज मतलब एक ऐसा रास्ता जो आगे आ जाके बिल्कुल ही खत्म हो गया। मतलब मैं लहरों के सामने वो कवि बैठा हुआ है और सामने बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, उसकी आवाज़ जो जाती है उसको कोई और सुन नहीं सकता, वो लहरों से टकराकर वापस उसी के पास आ रही है। प्रतिध्वनि मतलब अपनी ही आवाज़ का गूंजना, वो अपनी आवाज़ को खुद ही सुन रहा है। अब वो आवाज़ लहरों से टकराती है, बिलखती है और पागल की तरह आती और जाती है। पगली सी देती फेरी मतलब पागलों की तरह वो आवाज़ दे रहा है, वही आवाज़ उसके पास वापस आ रही है। ठीक है, फिर बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील विलय में, ये सब सुफलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। मतलब वो कह रहा है वो यादों की जो उसकी हृदय है, उसके हृदय में यादों की बस्ती सी बस गई है, और इतनी सारी यादें हैं कि वो पूरी सोसाइटी की तरह नजर आ रही है। वो सारी यादें, पूरा जीवन उसमें उसको नजर आ रहा है। नक्षत्र लोक फैला है, नक्षत्र मतलब जैसे आसमान के अंदर बहुत सारे नक्षत्र तारे फैले होते हैं, उसी तरह से वो यादों में घिरा हुआ है। मतलब जैसे एक नील गगन में तारे नक्षत्र सब मिले होते हैं, रात के टाइम पे अगर हम आसमान को देखें पूरा भरा रहता है, इसी तरह से जो उसका दिमाग है, उसका हृदय है, वो पूरी यादों से भरा हुआ है नक्षत्र लोक की तरह। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, स्फुलिंग मतलब आँच, चिंगारी, आग का कण। ठीक है, तो वो उसकी ज्वालामयी जलन के कुछ कण हैं, आग के कण हैं,
और यही उसके महामिलन के कुछ चिन्ह उसके पास रह गए हैं, कुछ यादें उसकी जो मिला था अपनी प्रेमिका से, जब वो मिला था उस महामिलन की यादें ही उसके पास रह गई है, जो आज एक ज्वाला बन गई है, उसी के कण उसके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। शीतल ज्वाला जलती है मतलब समुद्र के किनारे बैठा है, पानी में भी उसे आग जैसा फील हो रहा है। ठीक है, मतलब पानी एक ईंधन का काम, पेट्रोल का काम कर रहा है। कह रहा है ये जो सांस है व्यर्थ में ही चल चल कर आग का काम कर रही है। मतलब उसे इतनी याद में वो डूबा हुआ है, अपनी पुरानी यादों में, अपनी प्रेमिका के विरह में इतना दुखी है कि उसे जो उसकी सांस जो चल रही है वो ऐसा लग रहा है कि उसके जिस्म में आग लगा रही है। ठीक है। बाड़व ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। तो कह रहा है जिस तरह से जल में रहते हुए मछली की आंखें प्यासी रहती हैं, उसी प्रकार मेरे मन के समुद्र में आग फैली हुई है। ठीक है, पानी के अंदर आग नहीं लग सकती, लेकिन वो कह रहा है जिस तरह से समुद्र में रहते हुए मछली की आंखें प्यासी नजर आती हैं, उसी प्रकार से मेरे मन में आग लगी हुई है। ठीक है। इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा, वह एक अबोध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्याथा का जगना, सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। कह रहा है इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा, मतलब ऐसी वेदना, विकल मतलब असहनीय, ऐसी असहनीय दर्द को लेकर सुख को कौन आवाज दे सकता है। ठीक है, सुख कैसे आ सकता है। वह एक अबोध अकिंचन बेसुद्ध चैतन्य हमारा, मतलब जो चैतन्य मतलब चेतना की अवस्था में, मतलब जब व्यक्ति होश में होता है। ठीक है, वो उस अबोध अकिंचन के कारण बेहोश सा प्रतीत हो रहा है। मतलब जो पुरानी यादें हैं उसके चक्कर में वो अपने आप को होश में नहीं पा रहा है। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, मतलब अब उसके मन में अभिलाषाएं हैं, अभी भी कुछ स्कोप बाकी है। ठीक है, लेकिन फिर से उसकी जो सुप्त व्यथा है, मतलब सोई हुई जो वेदना है, सोया हुआ जो दर्द है, वो फिर जग जाता है। सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना, जब भीगी पलकें सो जाती हैं तो उसे लगता है कि अब कुछ सुखद सपना उसे देखने को मिलेगा, सुखद सपना वो देख सकता है। इस हृदय कमल का घिरना अली अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना मिलना निश्वास वन में। इस हृदय कमल का घिरना मतलब अली अलकों की उलझन में, मतलब जैसे कमल, ये भंवरा होता है, अली जो है, जो एक कमल है वो भंवरों से घिर गया है। ठीक है, आंसू मरकंद का गिरना मिलना निश्वास पवन में, अब कमल के बीच में एक मरकंद होता है। ठीक है, जैसे केसर कहा था उसने। ठीक है, मरकंद होता है, वो इस तरह से उसका आंसू भी पवन में मिक्स हो गया है, आंसू जो गिर करके हवा में मिल गया है। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। जब वो प्रेम में भीग पड़ा हुआ था, अपनी प्रेमिका के साथ था, तो वो उसे बहुत अच्छा लगता था, उसके अंदर उसके मुंह में डूबा हुआ था, उसे मन को बहुत अच्छा लग रहा था, मन में बहलाने की क्रीड़ा थी, खेल था उसके लिए। लेकिन आज वही जो मन बहलाने की जो खेल था उसका, आज वही उसके अपने हृदय को पीड़ा से भर देता है। वो मधुर प्रेम की पीड़ा उसके हृदय को हिलाकर रख देती है। ठीक है, जो किसी टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा सुखद लगती थी। ठीक है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मतलब जो उसके दिमाग में याद आई है, अपनी प्रेमिका को जो याद कर रहा है, वो बहुत ही गहरी पीड़ा है। दुर्दिन मतलब बुरे समय में जब ऐसी याद आती है तो उसको लगता है ये बहुत बुरा दिन है आज मेरे लिए, वो मेरे साथ नहीं है। तो ऐसे समय में आंसू बनकर आज वो बरस रही है, वो यादें आज आंसू बनकर बरस रही है। ठीक है, मेरे क्रंदन में बसती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। कह रहा मेरे क्रंदन में क्रंदन मतलब रोने की आवाज़ होती है, क्रंदन का होता है रोने की आवाज़। कि मेरे क्रंदन में बसती क्या वीणा जो सुनते हो, तुम्हें क्या मेरे रोने में वीणा की आवाज़ आ रही है जो तुम सुन रहे हो। धागों से इस आंसू के निज करुणा पट बुनते हो, मेरे आंसू के इन धागों से तुम करुणा पट मतलब करुणा के द्वार बना रहे हो। करुणा के पट मतलब दरवाज़ा होता है, तुम अपने करुणा के दरवाजे मेरे आंसू के धागे से बना रहे हो। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, मैं रो रो कर अपनी कहानी करुण कहानी तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, और तुम पुष्प उस फूल को तोड़ते तोड़ते मेरी कहानी को बड़े मज़े लेकर सुन रहे हो।
ठीक है, और अपनी जो भी मन में आ रहा है वो कर रहे हो। जिस प्रकार कोई कहानी सुनता है, कोई फूल तोड़ के फेंकता जा रहा है और कहानी की तरह सुनता जा रहा है, वो कह रहा है मैं अपनी करुण कहानी सुना रहा हूँ और तुम फूलों को तोड़ते हुए जानी अनजानी में इस कहानी को सुनते जा रहे हो। ठीक है, वो अपने दर्द व्यक्त कर रहा है। फिर झंझा झकोर गर्जन था, बिजली सी थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। झंझा झकोर गर्जन था, जब बहुत गहरे बादल घिर जाते हैं तो गरजते हैं बादल, आपस में जब टकराते हैं तो आवाज़ आती है, बादलों का गर्जन होता है। बिजली सी थी नीरद माला, नीरद माला मतलब बिजली चमक रही है। जब बहुत सारे, नीरद माला मतलब बादलों का झुंड, नीरद बादलों को ही कहते हैं, नीरद माला मतलब माला क्या होता है, पुष्प को जोड़कर माला बनती है, वैसे ही बादलों को जोड़कर नीरद माला। ठीक है, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या, बिजली चमकती है। ठीक है, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली सी थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। मेरा जो हृदय है, जो दर्द से भरा हुआ है, बिल्कुल खाली है, तो इसमें दर्द की जो बादल है, दर्द जो है वो बादलों की तरह गरज रहा है। उन्होंने आकर डेरा डाल लिया मेरे हृदय के अंदर। ठीक है, गिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, टमचूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी, बिजली माला पहने फिर मुस्काता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंदे हमारे मन में। मतलब कह रहा है जब वो नीरद माला उसके मन में शून्य में आकर डेरा डाल लिया, उसके बाद क्या होता है, प्रलय घटाएं, जैसे बारिश बहुत तेज तूफान आता है तो प्रलय मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है, ऐसी घटाएं उसकी कुटिया पर आकर सब कुछ बरसा रही है, अंधेरा ही अंधेरा बरसा रही है, उसके जीवन में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। फिर बिजली माला पहने मुस्काता था आंगन में, हाँ कौन बरसा जाता था रस बूंद हमारे मन में। फिर भी ऐसी अवस्था में भी किसकी याद थी, जो हमारे मन में रस की कुछ बूंदें गिरा जाती थी, उसकी प्रेमिका की याद थी, जो उसे फिर भी विश्वास देकर जाती थी, आश्वासन देकर जाती थी कि हाँ तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। मतलब सब कुछ दर्द में डूबा हुआ है, उसे लग रहा पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन ऐसे समय में जो प्रेमिका की याद है वो उसके मन में कुछ विश्वास भरती है, कुछ रस बूंद उसके मन में डालती है। ठीक है, अब वो लाइनें पढ़ रहा है जब वो अपनी प्रियतमा से मिला था, अपनी प्रिय से वो मिला था। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किस लय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। मेरा जो जीवन था वो एक सूखे झाड़ की तरह था, पतझड़ का मौसम था मेरे जीवन के अंदर, फिर उस सूखी फुलवारी में तुम नए पुष्प बिछाकर आए, मेरे जीवन में तुम आए, और आए शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए। कह रहा तुम अपने मुख पर, शशिमुख चांद जैसे मुखड़े पर, चांद जैसे चेहरे पर घूंघट डाले हुए मेरे जीवन में आए, और अपने आंचल में एक दीप, आशा का दीप लेकर आए थे मेरे जीवन के अंदर। जीवन की गोधुली में मतलब मेरा जीवन तो अंधकार में था, उस जीवन की गोधुली में तुम कौतूहल से तुम आए। कौतूहल मतलब एक्साइटमेंट की तरह तुम मेरे पास आए थे, कौतूहल का मतलब एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट की तरह तुम मेरे जीवन में आ गए थे। मेरा जीवन तो एक पतझड़ था। शशिमुख यहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है, चांद जैसा मुखड़ा, ठीक है, तो वो यहाँ पर रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया। इसमें अलंकार पूछा जा सकता है कि इस लाइन के अंदर किस प्रकार का अलंकार इस्तेमाल किया गया है। सूखी सी फुलवारी में, ये उपमा अलंकार है, जहाँ सा सी ऐसा आता है वो होता है उपमा अलंकार, ठीक है, सूखी सी फुलवारी में। ठीक है, फिर बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख्य भरा हुआ हीरो से, छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। बांधा था विधु को किसने, विधु भी चांद है, मतलब चांद को इस काली जंजीरों में किसने बांध दिया, मतलब उसके केशों की बात कर रहा है, बालों की बात कर रहा है, उसका मुखड़ा जो चांद की तरह है, मतलब चांद जैसे मुखड़े को काली जंजीरों में, तुम्हारे बाल, काली जंजीरें मतलब उसकी लटें, बालों की लटें, उसमें कैसे बांध दिया। ठीक है, मणि वाले फणियों का मुख, मतलब उसकी जो मांग है वो इस तरह से चमक रही है जैसे हीरो से भरी हुई है, उस काले काले बालों के बीच में जो मांग है वो इस तरीके से चमक रही है जो हीरो से भरी हुई है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, मतलब बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, इसके कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, मतलब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी लेकिन उसने पूरी लंका जला डाली, तो ऐसा पॉसिबल नहीं मान सकते हम, तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। एक और एग्जाम्पल था, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, मतलब नाले के किनारे राणा खड़े हुए हैं, महाराणा प्रताप खड़े हुए हैं, वो सोच रहे इस नाले को किस प्रकार पार किया जाए,
वो इतना सोच ही रहे हैं कि इतनी देर में तो चेतक छलांग मार के नाला पार कर गया। तो ये बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो वैसे ही इसके अंदर भी उसकी मांग को हीरो से जड़ा हुआ पाया है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। कह रहा छलना थी तब भी मेरा, मतलब ऐसा देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये सब भ्रम है। ये मानते हुए भी मुझ में उसमें गहरा विश्वास था। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। माया मतलब हमने पढ़ा है हिंदी के अंदर, माया क्या होती है? माया है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आता है, ठीक है, वो किसी की माया होती है। उस माया की छाया में फिर भी मुझे लगा उसमें कुछ ना कुछ सच्चा है, कुछ कुछ सच है। वह रूप रूपता केवल, यह रहा हृदय भी उसमें, जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझकर मुझ में। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पीली थी मधुमदरा किसने, थी बंद हमारी पलके। कह रहा वह रूप रूप था केवल, उसका रूप जो है वो एक रूप ही था, या रहा हृदय भी उसमें, मतलब खाली वो उसका रूप था या उसमें कुछ हृदय भी था। जड़ता की सब माया थी, मतलब वो सारी माया ऐसी थी जिसमें जड़, जड़ मतलब निर्जीव, मतलब उसमें कोई भी इमोशन नहीं है। उसको फिर भी चैतन्य समझकर, मैंने उसको चैतन्य समझकर मुझ में, मैंने उसको चैतन्य समझा, होश की अवस्था जाना। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, अलके मतलब आंखें, ठीक है। तो जो मेरे जीवन की उलझन थी वो उसी वही प्रेमिका ही थी। पीली थी मधुमदरा किसने, कह रहा मधुमदिरा मतलब वो शराब, वो नशा किसने किया जब हमारी जो पलकें थी वो बंद थी। जब हमारी पलकें बंद थी तो मधुमदिरा किसने ली, किसने पी वो मधुमदिरा जो है, ठीक है। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदयता मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय में ऐसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा कैसा। कह रहा जल उठा स्नेह दीपक सा, मतलब जो प्रेम है वो एक दीपक की तरह जल उठा नवनीत हृदय, मेरा हृदय में नई तरंगे आ गई। जब वो दीपक, स्नेह का दीपक जब जला तो मेरे हृदय में नई उमंगे आई उस टाइम पर। अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, अब वो उसकी जो यादें हैं, उसकी जो धूम धूम मतलब धुंधली यादें हैं, वो अब मेरे मन को अंधेरे से भर रही है। अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय है ऐसा, मतलब उसके प्रेम में मेरा हृदय ऐसा रंग गया है कि अब उसका रंग छुड़ाए नहीं छूटता। आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा कैसा, अब ये रंग जो है आंसू से धुल रहा है और धुलकर और निखर रहा है, खत्म नहीं हो रहा। आंसू से दिलकर ये और निखर रहा है, जो प्रेम का रंग है और अच्छा हो रहा है और नया हो रहा है। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। यह पारावार तरल हो फैनिल हो गरल उगलता, मत डाला किस तृष्णा से तल में बड़नावल जलता। कह रहा है हे नाविक तुम मुझे किस जगह पर ले आया, इस सूने तट पर कहाँ लेकर ले आया मेरे को लहरों में खेकर। क्या इस बीहड़ बेला में, बेला मतलब समय, कि ऐसे बुरे समय में कोई आया था अभी तक। मतलब वो प्रेम पर पढ़कर ऐसा उसे ऐसा लग रहा है कि प्रेम की जर्नी में वो ऐसी जगह आ गया है जहां पर कुछ नहीं है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, बिल्कुल बीहड़ बियाबान है, ठीक है, बहुत बुरा समय है वहां पर वो, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ तक मेरे को लगता नहीं यहाँ पर कोई आया था। कह रहा है यह पारावार तरल हो फैनिल हो गरल उगलता, मतलब ये दर्द ही उगल रहा है। मुझे किस तृष्णा से मत डाला, मतलब तृष्णा मतलब तृष्णा होती किसी को पाने की चाह, इसमें इस तरीके से मेरे को मत डाला कि मेरे मन में, मेरे के मन के समुद्र में आग लगी पड़ी है, ठीक है, मन के समुद्र में आग लगी। बड़नावल मतलब समुद्र की आग होती है, तो जो मेरा मन है वो आग से जल रहा है। ऐसा क्या हो गया। सब सुमन मनोरथ अंजलि बिखरा दी इन चरणों में, कुछ लोना कीट सा इनके कुछ है मकरंद कणों में। इतना सुख ले पल भर में जीवन के अंतस्थल से, तुम खिसक गए धीरे से रोते अब प्राण विकल से। धरणी दुख मांग रही है आकाश छीनता सुख को, अपने को देकर उनको हूँ देख रहा उस मुख को। कह रहा सब सुमन मनोरथ अंजलि बिखरा दी इन चरणों, मैंने अपने सारे मनोरथ के जो पुष्प थे, अपनी जो भी इच्छाएं थी वो तुम्हारे चरणों में रख दी हैं। अब तुम उनको कीड़ों की तरह ना कुचलो, कुछ लो ना कीट सा इनको, कुछ मरकंद कणों में, इनमें अभी भी कुछ केसर बाकी है, तुम इसको पैरों से मत कुचलो। मैंने अपनी सारी इच्छाओं के जो सुमन है, सारी इच्छाओं के जो पुष्प हैं वो तुम्हारे चरणों में रख दिए हैं, लेकिन तुम उन्हें कुचलो मत, ठीक है, इनमें अभी कुछ शेष है। इतना सुख ले पल भर में जीवन के अंत स्थल से, तुम खिसक गए धीरे से रोते अब प्राण विकल से। तुम इतने छोटे समय के लिए मेरे जीवन में आए और सुख लेकर तुम जीवन से ही चले गए,
मतलब उसकी प्रेमिका अब नहीं है। वो कह रहा है इतना छोटा सा सुख लेकर तुम मेरे जीवन से चले गए, और अब तुम्हारे लिए जो मेरे प्राण है वो बहुत बुरी तरह रोते हैं। मेरा जो मन है वो तुम्हारे लिए रो रहा है। धरणी दुख मांग रही है, धरणी मतलब धरती, धरती पे मुझे सिर्फ दुख दिखाई देता है। आकाश छीनता सुख को, और आकाश मेरा सुख छीन रहा है। अपने को देकर उनको हूँ देख रहा उस मुख को, मतलब मैंने खुद को उन्हें सौंप दिया है और उनके मुख को मैं देख रहा हूँ। मुझे सिर्फ उन्हीं का मुख दिखाई देता है, मैंने खुद को तो उन्हें सौंप दिया है और मुझे उसी का मुख हमेशा नजर आ रहा है। फिर तम प्रकाश झगड़े में नवज्योति विजयनी होती, हंसता यह विश्व हमारा बरसाता मंजुल मोती। प्राची के अरुण मुकुर में सुंदर प्रतिबिंब तुम्हारा, उस अलस उषा में देखूं अपनी आंखों का तारा। मतलब कह रहा है फिर तम प्रकाश झगड़े में, मतलब तम मतलब अंधेरा होता है, फिर अंधेरे और उजाले के झगड़े में एक नई ज्योति आती है। नव ज्योति विजयनी होती, एक नई ज्योति आई है, मतलब एक नई आशा आती है। हंसता यह विश्व हमारा बरसाता मंजुल मोती, मतलब जो हमारी यादें हैं, जो हमारा यादों का जो संसार था वो हंसता है, और एक बरसाता मंजुल मोती मतलब आशा की उम्मीद देता है। प्राची के अरुण मुकुर में सुंदर प्रतिबिंब तुम्हारा, उस अलस उषा में देखूं अपनी आंखों का तारा। कह रहा प्राची मतलब दीवार होती है, ठीक है। प्राची के अरुण मुकुर में, अरुण मतलब ऐसा समय होता है जब शाम हो रही होती है, ठीक है, बिल्कुल। कह रहा उसमें मुझे तुम्हारा सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है। उस अलस उषा में देखूं, उषा मतलब शाम का समय, ठीक है, उसमें मैं अपनी आंखों का तारा देख सकता हूँ, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख सकता हूँ शाम के समय में। ताराओं की वे रातें कितने दिन कितनी घड़ियां, विस्मृत में बीत गई वे निर्मोह काल की कड़ियां। कह रहा ताराओं की वे रातें, जब उस टाइम पे जब हम साथ हुआ करते थे वो रातें, और कितने दिन और कितनी घड़ियां सिर्फ तुम्हें याद करके बिता दी मैंने। निर्मोह काल की घड़ियां, काल जो होता है निर्मोह ही होता है, ठीक है, वो कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा चेंज हो जाता है। तो वो ऐसे काल को भी मैंने तुम्हारी यादों में बिता दिया। जैसे जीवन का जल निधि बन अंधकार उर्मिल हो, आकाश दीप सा तव्य तेरे प्रकाश झिलमिल हो। जैसे जीवन का जल निधि मतलब मेरा जो जीवन है, बन अंधकार उर्मिल हो, मतलब मेरा जो जीवन है वो अंधकार बनकर प्रतीत हो रहा है। आकाश दीप सा तव्य तेरा प्रकाश झिलमिल हो, जब मेरे मन में पूरी तरह अंधकार छा गया है तो जो तुम्हारी यादें हैं वो एक दीप की तरह मेरे जीवन में प्रकाश की तरह झिलमिल हो रही हैं। है पड़ी हुई मुंह ढककर मन की जितनी पीड़ाएं, वे हंसने लगी सुमन सी करती कोमल क्रीड़ाएं। मतलब जो याद की जो पीड़ाएं थी वो मेरे मन में मुंह ढककर पड़ी हुई थी, वे अचानक हंसने लगी हैं और पुष्प की तरह, सुमन की तरह, सुमन की तरह खेलने लगी हैं। सूनी कुटिया कोने में रजनी भरत जलते जाना, लघु स्नेह भरे दीपक का देखा है फिर बुझ जाना। कह रहा मेरी जो सूनी कुटिया थी उसके कोने में, रजनी मतलब रात हो गई, मतलब रात भर तुम जलते जाना। मेरी सूनी कुटिया के कोने में जो तुम्हारी याद है वो रात भर जलती रहे। लघु स्नेह भरे दीपक का देखा है फिर बुझ जाना, फिर वो छोटा सा स्नेह भरा जो दीपक है वो अचानक बुझ जाता है। मतलब जैसी रात घनी होती चली जाती है तो वो दीपक भी बुझ जाता है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमगंसा आंसू इस विश्व सदन में। मतलब ये जो सारा दर्द है, सारा दुख जो है, इन सब का निचोड़ लेकर मेरे सूखे जीवन में, मेरे दुख भरे जीवन में सुख से, पता है, एक सुख का प्रकाश भर दो। बरसों प्रभात मतलब सुबह का सूरज बनकर, हिमकण जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं उसकी तरह जो मेरे आंसू हैं, हिमकण की तरह मेरे आंसू हैं वो इस हृदय में गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी याद की मोती है। ये है आंसू कविता, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित।